मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। संदीप चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं, अभय कुमार जी जुड़े हुए हैं, उन सबका रुख करेंगे। लेकिन इस वक्त विजय शर्मा जी कह रहे हैं कि नक्सल मामले में भूपेश बघेल सरकार ने ब्लंडर किया है। सरकार और सरकार की असफलता रही है 5 साल में कि नक्सलवाद आगे बढ़ा है, और आज फिर से सरकार बदलने के बाद 3 महीने में नक्सल के खिलाफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार की संयुक्त कार्रवाई। तो तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और संदीप चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, और अभय कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अभय कुमार जी, जो वोटिंग परसेंटेज अभी तक 11 बजे के नजर आ रहा है, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? ओवरऑल 27% के आसपास जो आंकड़ा है वो आकर यहाँ पर टिक रहा है, माफ कीजिएगा 21% के आसपास जो आंकड़ा है वो यहाँ पर रुक रहा है। कैसे देख रहे हैं, कैसे एनालाइज कर रहे हैं आप इसको? नहीं, बिल्कुल सही है। मैं इसको संतोषप्रद ही मानूंगा तब जब इतना ज्यादा गर्मी का आलम है। इन सब बातों को देखते हुए मैं यही बोल सकता हूँ कि फिर 3 बजे के बाद वोटर्स बड़ी संख्या में निकल के वोट करेंगे। अभी जो ऊर्जावान जो लड़के लोग हैं वो लोग निकल के वोट करेंगे 10 बजे के बाद, लेकिन अब 3 बजे के बाद हर उम्र के लोग निकल के वोट करेंगे। इतना ज्यादा गर्मी आ गया है, उसका असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, पड़ता ही है। लेकिन चूंकि ईवीएम है, ईवीएम में वोटिंग करने के लिए ज्यादा लाइन नहीं लगना पड़ता है, ज्यादा देर नहीं देना पड़ता है, इसी कारण से मतदान अच्छा खासा है। लेकिन अगर मौसम ठीक रहता तो यह थोड़ा और भी ज्यादा होता, लेकिन मौसम के कारण थोड़ा कम हुआ है, उतना भी कम नहीं हुआ। अब आशा करते हैं कि शाम होते होते जो पहले वाला जो हम लोग का जो समाधान था वो वाला प्राप्त कर लें। ठीक है, अभय कुमार जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अभय जी, इस बार का जो चुनाव प्रतिशत सामने आ रहा है 2019 में अगर हम देखें पहले चरण में, और 2024 का पहले चरण का भी जब हम देखते हैं उसमें भी हमने देखा अंतर था, और अब भी जो सामने आ रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं अंतर नजर आ रहे हैं। तो इस बार का आपको क्या लग रहा है, क्या इतिहास बनने वाला है, क्या होने वाला है? वोटिंग का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। वोटिंग परसेंटेज जीत या हार का फैसला करता है तब, जबकि भारत के इतिहास में विधानसभा चुनाव में कम से कम 3 बार एक वोट के अंतर से चुनाव का परिणाम आया है, और लोकसभा में जो सबसे कम मतों के अंतर से चुनाव का परिणाम आया है वह 9 वोट का था भी। झारखंड की एक लोकसभा सीट है, वर्तमान में झारखंड और पूर्व में वो हमारे स्टेट में था, बिहार में ही था। तो कहने का यह है कि सबको निकल के वोट करना चाहिए, सबको यह मान के वोट करना चाहिए कि हमारे ही वोट के कारण चुनाव का परिणाम आएगा। बिल्कुल, दिन के वक्त ये जो टर्नआउट है थोड़ा धीमा होता है, फिर ये इंक्रीज होता है, ये तो है। ऋषि जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और संदीप जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप जी, प्रधानमंत्री अभी कुछ देर पहले जब मालदा में जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो वो उन तमाम मुद्दों का जिक्र करते हुए नजर आए। आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि जो पहले चरण में चुनाव प्रचार था बीजेपी का, वो उन मुद्दों पर था जिनमें वो अपनी उपलब्धियों को गिनवाते हुए सिर्फ नजर आते थे, लेकिन दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में बीजेपी ने अपनी उपलब्धियों को गिनाने के साथ साथ जो कांग्रेस है और अलग अलग राज्यों में जो उनके ओपोनेंट्स है उन पर भी करारा प्रहार शुरू किया, और उसने कहीं ना कहीं ये जो पूरा चुनाव प्रचार है उसमें एक जान सी फूंक दी है। आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार हर तरफ से अब नजर आ रहा है। फर्स्ट फेज का चुनाव था, उसका मूड कुछ और था, उसके बातें कुछ और थी, उसके मुद्दे कुछ और थे। एक सेकंड संदीप जी, आपको रोक रहा हूं, अश्विनी चौबे कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं पहले। के मतदान करें, और अधिक से अधिक संख्या में। गर्मी बहुत ही है, चिलचिलाती गर्मी है, फिर भी मैं चाहूंगा कि आज मतदान काफी अच्छा हो। 90% तक मतदान पहुंचाने का अगर प्रयास हो जाए तो और अच्छा, लेकिन एवरेज 70% होते रहे, 75%, तो इतना तो मतदान होना ही चाहिए। भागलपुर के लोग जागरूक हैं, और साथ साथ पूरे बिहार में और देश में मैं मतदाताओं से अपील करूंगा कि लोकतंत्र की शक्ति को मजबूत करने के लिए ये लोकतंत्र के महान पर्व के अवसर पर हम अपने अपने घरों से निकल करके पहले मतदान, फिर अपने अपने घर में आके जलपान, तब कोई काम, तब होगा भारत महान, तब होगा भारत महान। तो हमें भारत को महान भारत बनाना है, विकसित भारत बनाना है। यह जो संकल्प है, इस संकल्प को हमें पूरा करना है। आइए 2047 की भारत की जो रूपरेखा तैयार की गई है, वैसे भारत का निर्माण करने के लिए हम सभी संकल्पित होकर के आगे बढ़ें। इदम नो मम इदम राष्ट्राय स्वाहा। चौबे को आप सुन रहे थे। संदीप जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जो फर्स्ट फेज का चुनाव था का मूड अलग था, उसके मुद्दे अलग, लेकिन जैसे ही दूसरे फेज में अभी चुनावी माहौल है, वोटिंग हो रही है,
तो मुद्दे बदल गए हैं और पार्टियां भी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी वक्त के हिसाब से बदलती हैं। जहां अपने जो कार्य आपने किए उनको बताने की बात है, वहीं विपक्ष पर आपका अटैकिंग मूड है आज की तारीख में। तो इसीलिए ये चीजें निकल के सामने आ रही है कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो मुस्लिम लीग से प्रेरित है। इसीलिए ये चीजें निकल करके सामने आ रही है कि कांग्रेस का जो पंजा है वो लोगों को छीन करके मुसलमानों को देने की सोच रखता है, यानी कि केवल एक ही धर्म से पार्टी प्रेरित है कि वो केवल मुस्लिम वोट के लिए काम करती है, जबकि हिंदुस्तान में कितने जातियां कितने धर्म है आपको सबको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। इसलिए चुनाव का मूड और नेताओं का जो अटैकिंग मूड है वो भी बदला हुआ नजर आ रहा है। पूरी तरीके से स्ट्रेटेजी अब बदल चुकी है चुनाव की। बिल्कुल, यहाँ पे संदीप चौधरी जी कह रहे हैं कि चुनाव की जो रणनीति होती है वो बदली बदली नजर आती है। ऋषि मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ऋषि मिश्रा जी, क्योंकि लगातार आप कई लोकसभा चुनाव को कवर करते आ रहे हैं, ऐसे में पिछले चुनावों से अब 2024 के रण की जब बात होती है तो कांग्रेस के लिए तो अस्तित्व की यहाँ बात हो जाती है और बीजेपी कहती है कि हम हैट्रिक लगाएंगे। आपका नजरिया इस चुनाव को कैसे देख रहा है? देखिए, यदि कांग्रेस की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि कांग्रेस या तमाम इंडिया गठबंधन के लोगों को यह अनुमान ही नहीं था कि जिस प्रकार से फर्स्ट फेज में एक रिस्पांस मिला, ये अनुमान ही नहीं था। कांग्रेस को ये लगा ही नहीं कि हम चुनाव जीत भी सकते हैं। कांग्रेस को कभी ये नहीं लगा। कांग्रेस की स्ट्रेटजी या कांग्रेस के जो कोऑर्डिनेशन है अपने तमाम गठबंधन दलों के साथ, तो ऐसा लगा कि वो 50-60 सीटों से अधिक जीत नहीं सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट फेज का रिस्पॉन्स आया है उसके बाद दोनों खेमे में बेचैनी है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। तमाम बड़े पत्रकारों को भी इस बात की समझ है और लगता भी है कि जो 14-19 में नरेंद्र मोदी के प्रति वेव था, नरेंद्र मोदी की प्रति जो दीवानगी थी, वो 2024 में उसमें कमी आई है और नरेंद्र मोदी के विरुद्ध कोई बड़ा एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी के पक्ष में कोई बड़ा वेव भी और अंडर करंट नहीं चल रही है। और इस चुनाव में जो पॉलिटिकल पार्टी बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ, बेहतर सामाजिक इक्वेशन के साथ उम्मीदवारों का चयन करते हुए मैदान में जाएंगे, बेहतर इशू के साथ, वो मुझे लगता है कि चुनावी फिजा में बढ़त बनाएंगे। और यही कारण है कि आज मैं आप बिहार का बता दूं, बिहार में 5 सीटों में चुनाव हो रहा है। कटिहार, किशनगंज, बांका, भागलपुर और पूर्णिया, 3 सीट में कांटे की टक्कर है। पूर्णिया में त्रिकोणात्मक लड़ाई है और बांका में गिरधारी यादव पे जयप्रकाश यादव एज बनाते हुए दिख रहे हैं। भागलपुर में अजीत शर्मा को जिस समाज से वो बिलोंग करते हैं, यदि उस समाज का वोट मिलता है तो कांग्रेस बढ़त में रहेगी। सवाल ये उठता है कि जेडीयू बीजेपी में गठबंधन तो हो चुका है, कार्यकर्ताओं के बीच गठबंधन। आप साफ तौर पर ये भी कह रहे हैं कि मुद्दों पर भी बात होना बहुत जरूरी है। आपके पास हम लौटेंगे आप तीनों से आगे भी आपकी राय जानने के लिए। यहाँ से सीधा रुख करते हैं डेटा सेंटर का। हमारी सहयोगी तरन्नुम यहाँ पर मौजूद है जो आपको बताएंगी कि वो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो इस बार सांसदीय की रेस में भी है, कौन कौन है, क्या क्या उनके नाम है और पुराना आंकड़ा क्या कहता है। तरन्नुम।